Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 7 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 7 and week number 7. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय ए एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय ए एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चरल कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है। कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी, वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है। तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। So today we are going to discuss about shrinkage, creep and mixed proportioning of the concrete. So coming back to the topic, we have dimensional stability. Dimensional stability is a general property of a material, component or structure which enables it to maintain its shape, size or any dimension. ये कोई भी स्ट्रक्चर, मटेरियल, जब उसकी हम बात करते हैं तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी उस चीज़ को हम कहते हैं कि ओवरऑल मटेरियल की जो शेप है, साइज़ है और डायमेंशन है उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन या चेंज ना आए, उसको हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो द डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है जनरली इंजीनियरिंग के अंदर हम जब फेल्यूर क्राइटेरियाज कंसीडर करते हैं तो फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर जो है डिपेंडेंट होता है दो मेन चीज़ों के ऊपर। एक हमारे पास आ जाता है मटेरियल फेल्यूर और दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी। और इन दोनों की चीज़ों की वजह से ओवरऑल आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो फेल होता है। इनको आज हमने मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। Dimensional stability, we have material failure and structural instability. इन दो रीजंस की वजह से आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो फेल होता है। मटेरियल्स का जो बिहेवियर है वो हम डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, उनकी डिफरेंट कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी वेरिएशंस और डिफरेंट फोर्सेस, एनालिसिस, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। इवन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल्स भी, इवन इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी। तो उससे ओवरऑल हमें एक बिहेवियर या परफॉर्मेंस पता चलती है जिससे हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और स्टडी करते हैं तमाम स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सम पैरामीटर्स ऐसे भी हैं, मटेरियल्स हैं, कंक्रीट के हवाले से भी हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी या ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसमें आपकी ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर आपकी क्रीप आ जाती है, अदर फैक्टर्स हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। So in the case of dimensional stability, the most important property of concrete is the durability of concrete. And durability, as we define, that it is the resistance of concrete against the weathering actions. कि जो आपके वेदरिंग एजेंट्स हैं जो अटैक करते हैं कंक्रीट के ऊपर, डिफरेंट इन्वायरमेंटल चीज़ें, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह, तो हमारा कंक्रीट जो है वो जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाया वो पर्पज़ फुलफिल कर सके उन तमाम पैरामीटर्स को या उन तमाम वेदरिंग एजेंट्स को रेजिस्ट करने के बाद। So it can be defined as a resistance to the deterioration process that may occur as a result of interaction with its environment as an external agencies or between the constituent materials or their reaction with the contaminants present in the material. कि जो आपका एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, वहाँ से आपके डिफरेंट गैसेस जो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बारिश वगैरह आती है, वो मटेरियल आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर। तो कंक्रीट के अंदर जो इंटरनल मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, एक तो उनका आपस में रिएक्शन और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ रिएक्शन को कंक्रीट जो है वो रेजिस्ट कर सके, उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। So it is basically the ability to withstand the
damaging effects of the environment over a long period of time. The absence of durability may cause either by the environment to which the concrete is exposed in the case of external and internal causes. तो ये different आपके structural failures नज़र आ रहे हैं जो कि environmental effects की वजह से अंदर का steel present जो है वो corrode हो जाता है और overall आपका structure जो है वो demolish हो जाता है. So after that we have factors that are affecting the durability of the concrete. These are the following factors. The achievement of structural durability requires rigorous attention to detail by the designer, contractor, supervisory engineer and the materials engineer. कि जो the responsible bodies हैं वो तमाम के तमाम members responsible हैं overall structure की durability के लिए या structure की performance के लिए ताकि structure जो है वो हमारा stable structure बरकरार रह सके या बन सके. So to accurately predict the cracking, concrete properties such as creep and shrinkage are considered. ये हमारे पास major parameters हैं. Member shape, complicated concrete compaction and thin concrete sections are avoided. Thin concrete sections हमने provide नहीं करने. उसके बाद ponding of water is also prevented कि आपका जो छतों के ऊपर अगर पानी अक्सर खड़ा हो जाता है एक जगह के ऊपर तो वो सारा का सारा अंदर सीप करके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर भी आ सकता है. सो नो इनग्रेस ऑफ वाटर कैन अकर इनटू द जॉइंट्स के जो जॉइंट्स हैं कंक्रीट के वहाँ पे पानी का अगर स्पेशली वहाँ पे खड़ा होना एक डेंजर जो है वो जोन है जहाँ पे आपके रीइंफोर्समेंट्स वगैरह जॉइंट्स की रीइंफोर्समेंट है तो वो जॉइंट को वीक कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास करेक्ट क्यूरिंग टाइम एंड मेथड्स आर आल्सो स्पेसिफाइड कि जो आपके मेथड्स हैं क्यूरिंग के और आपकी जो क्यूरिंग के टाइम और क्यूरिंग का मेथड्स ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. So in durability we have concrete shrinkage. Shrinkage basically is the volumetric changes either by the autogenous or induced. Volume change is one of the most detrimental properties of concrete which affects the long-term strength and durability of the material. ये concrete जो है या कोई भी material long term property जो है हम उसकी shrinkage को consider करते हैं क्योंकि shrinkage यानी सुकड़ना concrete आपका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का volumetric change appear होती है concrete के अंदर due to the evaporation of water. So one of the most important objectionable defects in concrete is the presence of cracks, particularly in floors and pavements. Longer members के अंदर आपका जब surface area ज़्यादा required होता है, water absorption ज़्यादा होती है surface के अंदर से, तो concrete वहाँ पे shrink कर सकता है. तो shrinking के केस के अंदर आपकी overall जो है surface के ऊपर एक hair cracks appear होती हैं, जो कि आपके floors और slabs वगैरह और pavements वगैरह के अंदर अक्सर नोट की जाती हैं. So shrinkage is one of the most important factors that contribute to the cracks in floors and pavements. उसका जो major reason होता है वो shrinkage होता है जिसको हमने avoid करना होता है. So to being a practical engineer, the aspect of volume change in concrete is important from the point of view that it causes unsightly cracks in concrete and cause the concrete shrinkage. ये तमाम पैरामीटर्स हैं. कंक्रीट के अंदर से पानी एवापोरेट कर जाता है जिसकी वजह से कंक्रीट के जो डायमेंशंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. कंक्रीट थोड़ा सिकुड़ना स्टार्ट करता है जिसको हम बेसिकली कंक्रीट श्रिंकेज कहते हैं. तो ये ओवरऑल मेंबर्स के अंदर क्रैक्स भी अपीयर करवाता है. इसके अंदर क्या चीज़ें और हैं मजीद इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं. So as we have already discussed कि shrinkage cracks in concrete occur due to the change in moisture of concrete. कि पानी का जो प्रेजेंट पानी होता है कंक्रीट के अंदर उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं पानी का एवापोरेट कर जाना पानी का कंक्रीट के अंदर से निकल जाना एक पॉसिबल मेजर रीजन है जो कि कंक्रीट को श्रिंक करवाता है. कंक्रीट श्रिंकेज कैन बिकम अ प्रॉब्लमेटिक व्हेन डूइंग एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बट स्पेशली व्हेन डीलिंग विद फ्लोज. कंक्रीट श्रिंकेज इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कंक्रीट ड्यू टू वाटर evaporating from the mixture. This evaporation will cause the concrete to weaken. This can lead to cracks, internal warping and external deflection. ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गई कि पानी का एवापोरेट कर जाना कंक्रीट को श्रिंक कराता है जिसकी वजह से क्रैक्स आती हैं, इंटरनल वार्पिंग होती है, इंटरनल बॉन्ड फेल्यूर्स होते हैं, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शंस होती हैं, मेंबर आपका डिफ्लेक्ट कर जाता है. तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो श्रिंकेज के डिफरेंट टाइप्स हैं. ऑटोजेनस श्रिंकेज है, प्लास्टिक श्रिंकेज है, थर्मल श्रिंकेज है, ड्राइंग श्रिंकेज है एंड कार्बोनेशन श्रिंकेज है. ऑटोप्लास्टिक श्रिंकेज बेसिकली अपीयर करता है फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर. जो पहले चंद घंटे हैं उसके अंदर आपका जो कंक्रीट है अगर वो डायरेक्टली सनलाइट को फेस कर रहा है या डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो उसकी वजह से क्विक वाटर एवापोरेशन जो है वो बेसिकली उसके सरफेस को डैमेज करती है जिसको हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं. उसके बाद थर्मल
अगेन ड्यू टू द टेम्परेचर एंड द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट की वजह से। ऑटोजीनस एक और मैकेनिज्म है श्रिंकेज का, इसको मजीद हम आगे देखते हैं। ड्राइंग श्रिंकेज जो लॉन्ग टर्म ईयर्स के अंदर काम करता है। ऑटोजीनस श्रिंकेज वीक से लेके मंथ्स के दरमियान, और थर्मल जो है वो आपका डेज के दरमियान। और कार्बोनेशन जो है वो ड्यू टू कार्बोनेशन रिएक्शंस, जो कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से जो रिएक्शंस अपीयर होते हैं मेंबर्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, या कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, वो आपका अगर कंक्रीट के अंदर सीप कर जाए तो उसकी वजह से कार्बोनेशन श्रिंकेज भी अपीयर होती है। तो ये मजीद हम सारे टाइप्स जो हैं वो आगे डिटेल में देखते हैं। These are again unhydrated cement paste and water। या आपने पहले एक पेस्ट बनाई, इसके अंदर अगर केमिकल श्रिंकेज अपीयर होता है तो सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि मेंबर जो है वो किस तरह से रिड्यूस हो जाता है। अगर आपकी ऑटोजीनस और ऑटोजीनस श्रिंकेज आफ्टर सेट एंड प्री सेट दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो आपकी ओवरऑल जो मटेरियल है उसके अंदर भी रिडक्शन आती है। उसके बाद आपका फाइनली जो है ऑटोजीनस श्रिंकेज एंड केमिकल श्रिंकेज जब कंबाइन हो जाती हैं तो क्युमुलेटिव वॉइड्स एंड प्लास्टिक जो है वो पेस्ट आफ्टर फाइनल सेट जो है कितने % रिडक्शन आती है। तो ये ओवरऑल आपकी जो मेंबर के अंदर रिडक्शन जो आती है किसी भी सीमेंट पेस्ट के अंदर, वो आपका ओवरऑल जो है डिसाइड करता है कंक्रीट के श्रिंकेज को, और इसी श्रिंकेज की वजह से आपके ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। So we have several types of shrinkage. Some important types are plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous shrinkage, and carbonation shrinkage. So now we have a plastic shrinkage. Plastic shrinkage पहले चंद घंटे के अंदर अपीयर होता है। जैसे ही कंक्रीट को आप फॉर्म वर्क में लगा देते हैं तो उसके बाद आपके चंद जो पहले घंटे होते हैं उसमें अगर डायरेक्ट सनलाइट एक्ट कर रही होती है मेंबर के अंदर या मेंबर के सरफेस के ऊपर, वहाँ से पानी आपका एवापोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन आती है सरफेस केसेस के अंदर, सरफेस की कंक्रीट के अंदर। तो वहाँ पे आपका जो मेंबर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उसकी साइजेस, और सरफेस जो उसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम बेसिकली जो है वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कहते हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द सरफेस विद पॉलीइथाइलिन शीट्स इमीडिएटली आफ्टर इट हैज बीन पोर्ड। अगर आप जैसे ही पोरिंग करते हो, लॉन्गर मेंबर्स हैं, पोरिंग आपकी कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक चल रही है, तो उस केस में जो आपने पीछे कंक्रीटिंग की है उसके सरफेस को आप कवर कर दें पॉलीथीन शीट्स वगैरह से, तो वो आपकी प्लास्टिक श्रिंकेज जो है उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मजीद प्लास्टिक श्रिंकेज डिटेल्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से। सो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स का एक मैकेनिज्म जो है उसके अंदर क्या कहता है, व्हेन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज फास्टर then the migration of water from the interior to the surface dries up। इसका कहने का मकसद जो है वो ये है कि जब आपकी डायरेक्ट सनलाइट सरफेस के ऊपर से पानी को एवापोरेट करती है तो अंदर जो कंक्रीट के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसको सरफेस तक पहुंचने में अगर टाइम लग जाता है, उससे पहले पहले आपका सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है, एवापोरेट कर जाता है पानी, तो उस केस को बेसिकली आपका सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है जल्दी। तो इस केस को बेसिकली हम जो है वो प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं, जिसकी वजह से उस जो अचानक ड्राई जो हुआ, क्विकली ड्राई हुआ, वो सरफेस को डैमेज कर देता है। So it depends upon the rate of evaporation of water from the surface of concrete, and we have some prevention measures. We can moisten the formwork। आपको जो सरफेस है, जो उसकी शटरिंग वगैरह आपने यूज़ की है, उसको आप गीला कर सकते हैं। उसके बाद इरेक्ट द टेम्पररी विंड ब्रेकर्स टू रिड्यूस द विंड वेलोसिटी ओवर द कंक्रीट। अगर हवाएं तेज़ चल रही हैं तो विंड ब्रेकर्स यूज़ किए जाएं। टेम्पररी रूफ्स वगैरह बनाई जाए अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट अप्लाई कर रहा है, या आप पॉलीथीन शीट्स वगैरह लगा दें, या टाइम रिड्यूस करें बिटवीन द प्लेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट, कि जब आपकी प्लेसिंग हुई उसके बाद जल्दी फ़ौरन से जैसे ही थोड़ा सा कंक्रीट जो है वो नॉर्मल हुआ, आप फ़ौरन उसकी फिनिशिंग वगैरह करके पॉलीथीन शीट्स वगैरह से उसको कवर कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक्स है। प्लास्टिक कंक्रीट व्हेन वाइब्रेटेड और अदरवाइज सेटल्स, कंक्रीट जो है वो सेट करता है, उसके हेवियर जो पार्टिकल्स हैं वो सेट होते हैं, जिसकी वजह से इवन जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के ऊपर आता है, जिसको हम ब्लीडिंग वाटर कहते हैं। इफ द कंक्रीट इज नॉट फ्री टू सेटल यूनिफॉर्मली देन क्रैक्स आर फॉर्म्ड। अगर कंक्रीट आपका यूनिफॉर्मली सेटल नहीं कर रहा तो उस केस के अंदर आपके क्रैक्स जो हैं सरफेस के ऊपर अपीयर हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट काज ड्यू टू लार्ज पीस ऑफ एग्रीगेट्स और द रिइंफोर्समेंट। अगर नॉन इन्फोर्समेंट या नॉन सेटलमेंट कैसे आती है, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ के एग्रीगेट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो छोटी साइज़ वाले हैं वो आपके
या बड़ी साइज वाले जो है वो फौरन सेटल हो जाते हैं, छोटी साइज के तैर रहे होते हैं रास्ते में, तो इस वजह से जो है वो आपके क्रैक्स वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हैं तो वहाँ पे भी क्रैक्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके सम फ्यू आवर्स जैसे आपने कास्टिंग की, इनिशिएट किस तरह से होता है कि कंक्रीट के अंदर जो है वो आपका एवापोरेशन वगैरह जैसे इफेक्ट कर रही है डायरेक्टली, तो आपके बड़े एग्रीगेट्स वगैरह उसके लिए रुकावट होते हैं। लेकिन जैसे ही कंक्रीट सेटल स्टार्ट करता है आफ्टर फ्यू आवर्स, तो ये वाइड्स वगैरह आपके इकट्ठे हो जाते हैं जो नॉर्मल क्रैक्स वगैरह के लिए, तो वहां से क्रैक्स वगैरह के इमर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। So now we have a drying shrinkage. Drying shrinkage is the like a hydration process. Drying shrinkage is the everlasting process of concrete within a drying conditions. The loss of water within the gel pores of concrete is what causes the concrete to shrink. The finer the gel within the pores, the more shrinkage there is of. तो कहने का मकसद कि आपका जो पानी की ड्राइंग की वजह से या पानी के एवापोरेशन की वजह से मेंबर जो है वो सुकड़ना शुरू करता है, और ड्राइंग श्रिंकेज एक एवर लास्टिंग प्रोसेस है, ये ताहयात जो है वो कंक्रीट के अंदर रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही जेल्स के अंदर प्रेजेंट पानी जो है वो एवापोरेट होता है, कंक्रीट सुकड़ना शुरू करता है। और फाइनर द जेल्स विद इन द पोर्स द मोर श्रिंकेज देयर इज ऑफ, के जितने आपके जेल पोर्स फाइनर होते हैं उसी हिसाब से जो है वो आपकी श्रिंकेज का रेशो भी बढ़ता जाता है। So these are some of the additional information available about the drying shrinkage, और ये आप लोगों के लिए मजीद इंफॉर्मेशन है, आप इसको अपनी तरफ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है ऑटोजीनस श्रिंकेज। ऑटोजीनस श्रिंकेज इज मोस्ट प्रिवेलेंट विद इन द कंक्रीट इन द इंटीरियर ऑफ डैम। जब आपके पास जब एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इंटीरियर ऑफ द डैम, यानी कि कोई मास कंक्रीटिंग की है आपने, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीटिंग अवेलेबल है या की है, तो कंक्रीट इतना डेप्थ में बड़ा होता है कि उसके अंदर इंटरनल जो हीट होती है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अंदर उसके टेम्परेचर के हाई होने की वजह से अंदर से पानी को वो धकेलना स्टार्ट करता है दूर के रीजन्स के अंदर। तो वहां पे उस रीजन में जो पानी हीट की वजह से ड्राई हुआ, वहां पे आपका जो श्रिंकिंग अपीयर होती है उस श्रिंकिंग को हम ऑटोजीनस श्रिंकेज कहते हैं। ये इंटरनल कंक्रीट के अंदर जो है वो क्रैक्स अपीयर कराते हैं, और ये क्रैक्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं टुवर्ड्स द सरफेस। सो इट इज इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम व्हेन नो मॉइस्चर मूवमेंट टू और फ्रॉम द पेस्ट इज परमिटेड, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट सम श्रिंकेज में अकर, कि आपका कोई भी पानी की मूवमेंट नहीं है, वो अंदर इतना डीप कंक्रीट होता है, डैम की हम बात कर रहे हैं तो इतना डीप कंक्रीट होता है, तो वहां पे पानी जो है वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, लेकिन वो एवापोरेट करके सरफेस की तरफ नहीं निकल रहा होता। वहां पे हमारे पास जो श्रिंकेज होती है उसको हम ऑटोजीनस श्रिंकेज कहते हैं। So autogeneous shrinkage is of the minor importance and is not applicable in practice of to many situations except that of the mass of concrete in the interior of the concrete dam। ये आपका उस वक्त काम कर रहा होता है जब मास कंक्रीट होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कंक्रीट है, अदरवाइज आपके तमाम बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑटोजेनियस श्रिंकेज का मैकेनिज्म जो है वो इतना यूजफुल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास कार्बोनेशन श्रिंकेज है। कार्बोनेशन श्रिंकेज इज द प्रोसेस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड penetrates from the surface of the concrete. This also depends on the moisture content and the humidity levels. Carbonation shrinkage is caused by the disbanding of calcium hydroxide crystals and the evidence of calcium carbonate. Calcium carbonate और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी हवा से, पानी के ज़रिए, ह्यूमिडिटी के ज़रिए कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो कंक्रीट के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट्स होते हैं CSH, उसके बाद आपके पास दूसरे जो कैल्शियम कार्बोनेट कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक हीट इरप्ट होती है, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म जनरेट करता है जिसको हम कार्बोनेशन श्रिंकेज का मैकेनिज्म कहते हैं। सो कार्बोनेशन श्रिंकेज के हवाले से मजीद डिटेल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको आपने अपनी तरफ से स्टडी कर लीजिएगा। सो उसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द श्रिंकेज। फैक्टर्स कौन से श्रिंकेज को अफेक्ट करते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स, even the type of aggregate, even the type of aggregate, even with the surface texture of aggregate, shape of aggregate can also affect the shrinkage of the concrete। उसके बाद आपके लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं, हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं, जिस तरह का वो मटेरियल है उसी तरह से आपकी जो ड्राइंग श्रिंकेज है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। इवन इन केस के अंदर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो ड्राइंग कंडीशन है और ह्यूमिडिटी है। नो श्रिंकेज विल अकर द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर सराउंडिंग में 100% ह्यूमिडिटी है तो आपका कंक्रीट जो है वो श्रिंक नहीं होता। सो द श्रिंकेज रेट विल डिक्रीज रैपिडली विद टाइम, या आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कम होता जाता है। इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड दैट 14 to 34% of the 20 years shrinkage will occur within the 2 weeks of its being poured।
कि जो 20 सालों का जो श्रिंकेज आना है उसका 34% तक आपकी जो श्रिंकेज है वो अपीयर हो जाती है फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर। Even within a 1 year, the shrinkage of about 66 to 85% of the 20-year shrinkage is possibly developed in just 1 year of the time. So the water cement ratio will also influence the amount of shrinkage that occur. The concrete richness also affects the shrinkage. The process of swelling and then drying affects the concrete's integrity and the shrinkage. ये process है, richness है, concrete जितना रिच मिक्स है, जितना सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा है उसके अंदर पॉसिबली श्रिंकेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वाटर सीमेंट रेशो आप जितना बढ़ा देते हो उतनी चांसेस जो है वो श्रिंकेज के भी ज़्यादा होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग एंड देन ड्राइंग यानी वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस आल्सो अफेक्ट्स द श्रिंकेज मैकेनिज्म। So here we have 5 other important factors that affect the overall magnitude of the shrinkage. Number 1 is the aggregate. Concrete with a higher content of aggregate content exhibits smaller shrinkage. जितना aggregate का content ज़्यादा है shrinkage उतनी कम होगी। उसके बाद second हमारे पास है जितने stronger aggregate होंगे उतनी ही आपकी रफर टेक्सचर होगी, उतनी ही श्रिंकेज जो प्रोसेस है या श्रिंकेज जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो है, जितना वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होता है श्रिंकेज आपकी उतनी ही ज़्यादा होती है। मेंबर की साइज श्रिंकेज डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मेंबर। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ श्रिंकेज इज लॉन्गर फॉर द लार्जर मेंबर्स सिंस मोर टाइम इज नीडेड फॉर द श्रिंकेज इफेक्ट्स टू रीच द इंटीरियर रीजन्स। जितना मेंबर आपका बड़ा है श्रिंकेज की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वो जो मैकेनिज्म है वो लॉन्गर टाइम के लिए आपका चलता है जिसकी वजह से श्रिंकेज आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती जाती है। सो मीडियम एम्बिएंट कंडीशंस, आपका जितना इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, अगर आपकी ह्यूमिडिटी 100% है तो श्रिंकेज जो है वो आपकी 0 होगी। अगर ह्यूमिडिटी जो है वो कम से कम है तो उस हिसाब से जो है वो श्रिंकेज भी आपकी अफेक्ट होती रहेगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरियस एडमिक्सचर्स टू एडमिक्सचर्स, जो आपके डिफरेंट एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं उनकी वजह से भी आपकी ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज है वो भी अफेक्ट होती है। सो आफ्टर दैट वी हैव अ क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब क्रीप एंड श्रिंकेज में थोड़ा सा फर्क है। क्रीप इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन स्ट्रेन, है दोनों स्ट्रेन के किस्म, ड्राइंग श्रिंकेज और श्रिंकेज बेसिकली इज आल्सो एन स्ट्रेन। क्रीप इज आल्सो एन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट लोड। ये कांस्टेंट लोड के अंदर जो है वो वेरिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू द डिफॉर्मेशन कि आपका उसको हम जो कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई ऐसा मेंबर जिसके अंदर ऊपर आपने कंटिन्यूअस लोड अप्लाई किया हुआ है और मेंबर के अंदर वेरिएशन और डिफॉर्मेशन आती है, उस डिफॉर्मेशन को बेसिकली हम क्रीप कहते हैं। अगर कोई लोड नहीं है, आप ऐसे ही उसको डिफॉर्मेशन को मेजर करते हो, उस केस को बेसिकली हम क्रीप श्रिंकेज कहते हैं। सो इन एडिशन टू द इन एडिशन एन इलास्टिक क्रीप स्ट्रेन टेक्स प्लेस दैट इज द ओनली पार्शियली रिकवरेबल। कि क्रीप जो है वो पार्शियली रिकवरेबल है, वो कंप्लीटली रिकवर नहीं करता क्योंकि आपका कंटिन्यूअस लोड उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो वहां पे अगर लोड को रिलीज करते हैं तो उस केस में आपके मेंबर के अंदर वापस रिकवरी आ सकती है, लेकिन हमारा लोड जो है वो रिमूव नहीं हो रहा होता, हमारा लोड जो है वो यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा होता है। तो एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज अकर्ड या दैट इज अकरिंग बेसिकली अंडर अ यूनिफॉर्म अंडर अ कांस्टेंट यूनिफॉर्मली लोड, सो दैट स्ट्रेन बेसिकली इज कंसीडर्ड एज एन क्रीप। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट के अंदर क्रीप की वजह से भी माइक्रो के क्रैक्स या हेयर क्रैक्स अपीयर होते हैं सरफेस के मेंबर के अंदर, और ये भी आपका एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट की वजह से अपीयर होता है। क्रीप कैन बी डिफाइंड एज एन इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर अ कंटिन्यूअस लोड। Generally, a long-term pressure changes the shape of concrete structure and the deformation occurred along the direction of the applied load. When the continuous load is removed, the strain is decreased immediately. The amount of the decreased strain is equal to the elastic strain at this age. This quick recovery is then followed by the continuous decrease in strain known as creep recovery, and that is part of total creep strain suffered by the concrete। कि आपका जो वाटर की एवापोरेशन की वजह से मेंबर के अंदर एक कांस्टेंट लोड की वजह से डिफॉर्मेशन जनरेट होती है, उस डिफॉर्मेशन को बेसिकली हम क्रीप कहते हैं। जैसे ही आप लोड को रिमूव करते हैं तो क्रीप जो है वो रिकवरेबल है, रिकवर करता है, सडनली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगेन जो अफेक्टिव आई हैं, जो स्ट्रेन वेरिएशन आई थी वो दोबारा भी आ सकती है। तो रिकवरेबल यानी कि 100% रिकवरी नहीं है इस केस के अंदर, थोड़ा बहुत वो रिकवर करता है एज ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ द मटेरियल, और लेकिन जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेन स्टिल मेंबर के अंदर रहती हैं।
ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्रीप है जो कि आप कांस्टेंट लोड के अंदर रिकवर करते हैं, या इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो आ रही है और क्रीप का जो चार्ट बन रहा है, जैसे आप टाइम के हिसाब से देखते हो उसके बाद इलास्टिक रिकवरी एंड प्लास्टिक रिकवरी है, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलास्टिक एंड प्लास्टिक रिकवरीज तो आ रही हैं, लेकिन एक सर्टेन परमानेंट डिफॉर्मेशन भी रहती है मेंबर के अंदर, जिसकी वजह से मेंबर 100% अपना वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता ड्यू टू कांस्टेंट सर्टेन लोड। इस मेंबर को या इस स्ट्रेन वेरिएशन को या इस डिफॉर्मेशन को बेसिकली हम क्रीप ऑफ कंक्रीट कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रीप कोफिशिएंट्स हैं। क्रीप कोफिशिएंट एज ऑफ लोडिंग अगर 7 डेज कंसीडर कर रहे हो तो क्रीप कोफिशिएंट हम 2.2 लेते हैं, 28 डेज के लिए 1.6 एंड 1 ईयर के लिए 1.1। द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग इज टर्म्ड एज अ क्रीप कोफिशिएंट। कि क्रीप स्ट्रेन अल्टीमेट लोड के अंदर और इलास्टिक स्ट्रेन दोनों का हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं या कंसीडर करते हैं इवन एट द एज ऑफ लोडिंग, उस रेशियो को बेसिकली हम क्रीप कांस्टेंट या क्रीप कोफिशिएंट कहते हैं। द अज्यूम्ड डेटा फॉर द क्रीप कोफिशिएंट आर एज फॉलोज, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स। जिस तरह से जो फैक्टर्स आपके नॉर्मली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट those factors which are affecting the shrinkage of concrete are also the same factors that are also affecting the creep of the concrete. Factors कौन से हैं? Creep of concrete is load induced and is influenced by the factors associated with the application of load and the ability of concrete to withstand the load. So the potential of the concrete to creep is determined by the mixed materials and proportioning of the concrete. Of course जो materials आपने use किए, इन materials की overall performance भी आपकी overall जो creep है उसको affect करते हैं। The cement paste creeps and the role of aggregate is to reduce the creep by diluting the cement paste, restrain the creep by mechanical means, strength ratio जो है stress strength ratio वो भी आपका अफेक्ट होता है। तो क्रीप आपकी बेसिकली जो है वो रिडक्शन है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, डिफॉर्मेशन है मेंबर के अंदर अंडर अ कांस्टेंट लोड। इसके अंदर आपके कंक्रीट के तमाम मटेरियल्स भी यूजफुल रोल प्ले करते हैं। सीमेंट पेस्ट क्रीप को जनरेट कराता है, एग्रीगेट उसको रेजिस्ट कराता है। उसके बाद जो मैकेनिकल मीन्स हैं, जो आप मशीनरी वगैरह यूज करते हैं, उसकी वजह से जो है वो क्रीप आपकी अफेक्ट होती है। उसके बाद मजीद हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये एक रिसर्च की तरफ से इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्रीप इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। कि क्रीप आपका बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेसेस भी आपकी इंक्रीज होती जा रही हैं, तो ये लीनियरली एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। So what are the factors that affecting creep? Again, same factors, water to cement ratio, humidity, age of concrete, aggregate and admixtures। जो आपने factors डिस्कस किए थे श्रिंकेज के लिए, वही सेम फैक्टर्स हैं आपके जो फैक्टर्स हैं जो कि क्रीप को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर आपकी वाटर सीमेंट रेशोज हैं, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स हैं, एज ऑफ कंक्रीट है, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स हैं। तो क्रीप एंड श्रिंकेज बेसिकली आर द टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो कि लॉन्ग टाइम के अंदर आपकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होती है और स्ट्रक्चर स्लोली डिटोरिएट हो जाता है और डिमोलिश हो जाता है। इसकी वजह से हेयर क्रैक्स अपीयर होते हैं। इस वजह से हम क्रीप एंड श्रिंकेज को टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज या लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द मिक्स प्रोपोर्शनिंग के कंक्रीट के लिए हम मिक्स प्रोपोर्शनिंग जो यूज करते हैं, वो मिक्स प्रोपोर्शनिंग हमारी क्या होती है या किस तरह से हम मिक्स डिजाइन बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, चंद जो इंपॉर्टेंट मेथड हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वो भी आज हमने डिस्कस करने हैं। So concrete is obtained by mixing cement, fine aggregate, coarse aggregate, water and mixtures in the required proportions। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। The mixture when placed in forms and allowed to cure become hard like a stone। ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंक्रीट के तमाम मटेरियल्स को मिक्स करते हैं और एक आर्टिफिशियल स्टोन डेवलप होता है। द हार्डनिंग इज काज्ड बाय द केमिकल एक्शन बिटवीन द वाटर एंड द सीमेंट ड्यू टू विच ग्रोज स्ट्रॉन्गर विद द एज, जिसको हम हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द वर्ल्ड, जिसको हम मेड मटेरियल या हाईली यूजेबल मैन मेड मटेरियल कंसिडर करते हैं, जो कि हमारा कंक्रीट कहलाता है। So these are the concrete making materials जो कि आप ऑलरेडी पता है आप लोगों को, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, रेड मिक्सचर, जिन मटेरियल से हम कंक्रीट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सेस हैं, नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स फॉर द fixed proportions as per IS 456 and 2000 permits nominal mixes for concretes of strength
M20 और लोअर स्ट्रेंथ ग्रेड 20 और लोअर को हम नॉमिनल मिक्स कंसीडर करते हैं। और उसके बाद जो है वो डिज़ाइन मिक्स बेसिकली इज द डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंक्रीट इन फ्रेश एंड हार्डन स्टेट्स। जो आपको फ्रेश एंड हार्डन स्टेट्स में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए उस हिसाब से जब आप मटेरियल को बनाते हो तो दैट कंक्रीट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजाइन्ड मिक्स प्रोपोर्शन कंक्रीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल मिक्सिंग यूज करते हैं। ट्रायल मिक्सिंग को प्रिपेयर करने के लिए टू वेरीफाई वेदर द डिजाइन मिक्स वुड परफॉर्म एज पर द assumptions. If appreciable variation exists, the available alternatives are directly employ the trial mix proportioning at the site, modify the trial mix proportion on the basis of institution, and employ the revised proportions at the site, prepare for the trial mixes, incorporating changes into mix proportions based on the feedback generated from the previous mix. क्या आप ट्रायल मिक्सेस के अंदर यानी कि आपने एक कंक्रीट बनाया, उसको कहीं पे छोटा सा यूज किया, कुछ क्यूब्स और सैंपल्स बनाए और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ्स वगैरह एट द डेज आपने फाइंड आउट किए। उसके बाद अगर आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिली, थोड़ी सी आपने मजीद मॉडिफाई की, एक नया मिक्स बनाया और तमाम चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की, तो इस हिसाब से आप डिफरेंट ट्रायल्स को परफॉर्म करते हो और परफॉर्म करने के बाद आप रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचते हो, तो दैट मिक्सेस विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रायल मिक्स कंक्रीट। उसके अंदर आपका ये है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, हमें वेट करना पड़ता है कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हमें आइडेंटिफाई हुई हैं नहीं हुई। कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकता है हमें अच्छी मिल जाए, कुछ जो है वो स्टिल हमारी जो है वो अफेक्टीज हैं या ड्रॉबैक्स हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट ट्रायल्स वगैरह भी अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आपको एक रिसर्च की रिक्वायर्ड होती है या आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हो प्रॉपर तरीके से और आपको फिर जाके रिजल्ट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो ये ट्रायल मिक्सेस हैं हमारे, नॉर्मली जो है वो हम फॉलो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट मेथड्स भी अवेलेबल है जिनके जरिए से हमें रिक्वायर्ड डायरेक्टली कैलकुलेट जो है वो स्ट्रेंथ हम कंसीडर या कैलकुलेट कर सकते हैं। So now we have a concrete mixed design. Mixed design is the science of determining the relative proportions of the ingredients in concrete to achieve the desired properties in the most economical way. कि mixed proportioning basically एक concrete mixed design एक method है जिसको आप follow करते हैं required concrete की strengths और properties को achieve करने के लिए जो possible economical proportions आपको चाहिए कि सीमेंट कितना होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट कितना हो, कोर्स एग्रीगेट कितना हो, इन तमाम मटेरियल्स को हम जब कंसीडर करते हैं तो उन मटेरियल से बेसिकली हम एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है जिसको हम कंसीडर करते हैं और यूज करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स डिजाइन है। द एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर, के ओवरऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या एक्ट करेंगी हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, वो हमने कंसीडर करनी है। ये हमारा एक प्रिंसिपल है मिक्स डिजाइन का। उसके बाद ग्रेड हमें क्या चाहिए, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हो, टाइप एंड साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें पता होना चाहिए और द सोर्सेज अवेलेबल, नॉमिनल साइज ऑफ मैक्सिमम, नॉमिनल और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें पता हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट हमें पता हो। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो हम चूज करते हैं एंड द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी फॉर द कंक्रीट बीइंग प्लेस्ड इन द डिफरेंट कंडीशंस, के जो आप प्लेसिंग की कंडीशंस वगैरह को फॉलो करते हैं, कैसे आपने लगाना है, रीइंफोर्समेंट कंजेशन वहाँ पे कितनी है मेंबर के अंदर, उस हिसाब से हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए। तो इन तमाम पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं जब भी हम कोई मिक्स डिज़ाइन वगैरह बना रहे होते हैं। उसके बाद अदर पैरामीटर्स में हमारे पास एयर कंटेंट आ जाती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, टेम्परेचर ऑफ फ्रेश कंक्रीट कितना होना चाहिए, टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द मिक्सिंग एंड क्यूरिंग कंडीशंस के लिए कौन सा अवेलेबल है, सोर्स ऑफ वाटर एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, इनकी क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, उसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैं प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। तमाम 13 रूल्स को हम फॉलो करते हैं। इन 13 रूल्स को फॉलो करने के बाद हमारा जो है वो मिक्स डिज़ाइन वगैरह के अंदर हम प्रोसीड करते हैं या मिक्स डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की अचीव करने के लिए। हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसके बाद मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है। तो ये तमाम कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं। कंक्रीट सरफेसेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेदर, एक्सट्रीम में हमारे पास है सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन, मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द लिक्विड सॉलिड एंड एग्रेसिव केमिकल्स। तो ये सीवियर एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आपका डायरेक्टली मटेरियल पानी या किसी केमिकल सब्सटेंसेस से अटैच हो रहा है, या आपका जो सारा सिंपल इन्वायरमेंटल एग्रेसिव इन्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ह्यूमिड वेदर है। तो ये माइल्ड से लेके एक्सट्रीम वेदरिंग एजेंट्स हैं, इनको हमने कंसीडर करना होता है वाइल एनालाइजिंग या वाइल प्रिपेयरिंग द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। उसके बाद ये ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट में हम M10, M15, M20 इनको कंसीडर करते हैं। M10 यानी ग्रेड
10 का कंक्रीट, जिसको हम 10 मेगापास्कल कंक्रीट भी कहते हैं, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M20 20 ग्रेड का कंक्रीट, जिसको हम 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 20 मेगापास्कल कंक्रीट कहते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट आपकी वेरी कर रही होती है M25 से M55 तक, जो कि आपकी 25 मेगापास्कल से 55 मेगापास्कल तक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जो कि ग्रेड 60 से लेके ग्रेड 80 के दरमियान वेरी करता है, जिसको हम 60 मेगापास्कल से लेके 80 मेगापास्कल तक कंसीडर करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट ग्रेड्स हैं। उसके बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आ जाती है, या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, उसके बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, उसके बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है। तो बहुत सारी चीज़ें मजीद अवेलेबल है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम अज्यूम करते हैं तो आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी कंक्रीट्स के लिए हम 3.5 लेते हैं, और जो आपके स्टैंडर्ड कंक्रीट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम 4 भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर आपके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम 5 अज्यूम करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है ग्रेड्स और चीज़ें अवेलेबल हैं तमाम मिक्सेस के लिए। हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम अज्यूम कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और हम जब मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शन कंप्लीट एक एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मजीद आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो मिक्स प्रोपोर्शंस हम चूज करते हैं तो मेजर फैक्टर्स हमारे जहन में कौन से होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, जैसे आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, वर्केबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, टाइप, साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स है, उसके बाद एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं, जिनको हम फैक्टर्स डिफाइनिंग द चॉइस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शंस कंसीडर करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है, जो आप मिक्स प्रोपोर्शन से कंक्रीट बना रहे हो, उसमें से हमें जो मेजर आउटपुट चाहिए बेसिकली वो ये चारों पैरामीटर्स हैं, पांचों पैरामीटर्स हैं। आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी फ्रेश प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है, टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट्स हैं, और ओवरऑल रेशो है कि एग्रीगेट और सीमेंट का रेशो आपस में कितना होना चाहिए। मिक्स प्रोपोर्शंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मिक्स प्रोपोर्शन, कि जो मिक्स प्रोपोर्शन आप बनाते हो उसके लिए आपको क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं, किन मटेरियल्स को टेस्ट करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स क्या होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ आपकी सीमेंट की क्या होनी चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर आए हैं कि मटेरियल जो है वो फ्री होने चाहिए, एग्रीगेट्स के अंदर फाइनर पार्टिकल्स कितने हों, एग्रीगेट्स फ्री होने चाहिए तमाम इम्प्योरिटीज़ के साथ, तमाम इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर से जो है वो रिमूव होनी चाहिए। उसके बाद पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हों, केमिकल्स कितने हों, उनकी एक लिमिटेशंस है हमारे पास अवेलेबल, कितनी लिमिटेशन से ज़्यादा वो एक्सीड ना कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर आए हैं, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों की ऑलरेडी बैक नॉलेज होती है, इस वजह से हम जो है वो आगे मूव करते हैं। So now we have a methods for concrete mix design. We have several methods: American ACI concrete method, American Concrete Institute method, Bureau of Indian Standards method, Road Note 4 method, grading curve जिसको हम कंसीडर करते हैं, DOE Department of Environment British method, ट्रायल एंड एडजस्टमेंट मेथड भी अवेलेबल है, फाइनेंस मॉड्यूल्स मेथड भी अवेलेबल है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड भी अवेलेबल है, इंडियन रोड कांग्रेस IRC 44 मेथड भी अवेलेबल है। तो ये तमाम मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं मिक्स डिज़ाइन करने के लिए या एक मिक्स डिज़ाइन बनाने के लिए। हम जो है इसमें से इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एसीआई मिक्स डिज़ाइन मेथड के लिए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा चाहिए, कौन सा फाइनेंस मॉड्यूलस चाहिए, फाइन एग्रीगेट का, यूनिट वेट चाहिए, रॉड डेंसिटी कोर्स एग्रीगेट की रॉड डेंसिटी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट की चाहिए, नेसेसिटी कंडीशन, एब्जॉर्प्शन चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए हमें सीमेंट की। उसके बाद सेकेंडली हमें स्टेप नंबर 2 के अंदर फ्रॉम द मिनिमम स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड एस्टिमेट द एवरेज डिज़ाइन स्ट्रेंथ बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हम एवरेज स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। थर्ड पैरामीटर के अंदर हम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम अज्यूम करते हैं कि लोअर द वैल्यू हमने बेटर द स्टेबिलिटी, बेटर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमने थर्ड स्टेप के अंदर चूज करना होता है। उसके बाद फोर्थ मेथड में हम डिसाइड करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जनरली जो है वो आरसीसी वर्क के लिए 10 मिलीमीटर एंड फ्री स्ट्रेस के लिए हम 10 मिलीमीटर फ्री स्ट्रेस के लिए और आरसीसी के लिए 20 मिलीमीटर चूज करते हैं।
उसके बाद वर्केबिलिटी डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम वाटर टोटल कंटेंट वाटर का कितना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कंक्रीट के लिए वो चूज़ करते हैं, और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से हम स्लम डिसाइड करते हैं। सीमेंट कंटेंट हमारा कितना होना चाहिए, उसके बाद हम बल्क वॉल्यूम ऑफ रॉडेड डेंसिटी या ऑफ रॉडेड कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर द पर्टिकुलर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, फाइनेस्ट मॉडल्स फाइन एग्रीगेट का कितना है, कोर्स एग्रीगेट का कितना है, पर्टिकुलर कोर्स एग्रीगेट की साइज कितनी है, वॉल्यूम आपका ओवरऑल को बल्क जो रॉडेड डेंसिटी है कोर्स एग्रीगेट की वो हमारी कितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। उसके बाद हम ओवरऑल वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करते हैं। देन वी डिसाइड अबाउट द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन 1 मीटर क्यूबिक of concrete is calculated by knowing the specific gravity of coarse aggregate. उसके बाद हम similarly the solid volume of cement, water and volume of air हम calculate करते हैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना होना चाहिए। उसके बाद हम फाइन एग्रीगेट को डिसाइड करते हैं subtracting the total volume of aggregate and हम फाइन टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट से फाइन एग्रीगेट का कंटेंट हम निकाल देते हैं। तो पीछे हमारे पास सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड ट्रैप्ड एयर वगैरह सेपरेट हो जाती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तमाम स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तमाम स्टेप्स के बाद जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि आया हम कौन से मटेरियल को किस तरह से प्रोसीड करना है। उसके बाद हमारे पास ACI मिक्स प्रोपोर्शन मेथड है जो कि हम मिक्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन अ कंक्रीट मिक्स फॉर द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलिवेटेड वाटर टैंक। आपने एक एलिवेटेड वाटर टैंक बनाना है जिसके लिए आपने कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाना है। द स्पेसिफाइड डिज़ाइन स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसकी 30 मेगापास्कल होनी चाहिए एट 28 दिन के ऊपर, मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलेंडर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी टेकन एज 4 मेगापास्कल। स्टैंडर्ड डेविएशन हम 4 मेगापास्कल कंसीडर कर रहे हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आर 2.65 and 2.7 respectively. The dry rotted density of coarse aggregate is 1600 kg per meter cube and the fineness modulus of fine aggregate is 2.8. Ordinary Portland cement type 1 will be used. A slump of 50 mm is necessary. Coarse aggregate is found to be an absorptive of extent 1% and the free surface moisture in air is around 2%. Assume any other essential data कि ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ मिली हुई हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी मिली हुई है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशंस भी मिला हुआ है। टोटल हमें एक रिक्वायर्ड डिज़ाइन स्ट्रेंथ या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें 30 मेगापास्कल की अचीव करनी है। वाटर कंटेंट भी मिला हुआ है। सारी चीज़ें आप टाइप 1 सीमेंट आपने यूज़ करना है। एक ACI मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से हमने मिक्स प्रोपोर्शनिंग डिज़ाइन करनी है कि टोटल हमारा जो रेशो है 1:4 या 1:1.5 1:1.5:3 डेवलप हो रहा है, या हमारा जो सीमेंट का कंटेंट कितना हम यूज़ करें, फाइन एग्रीगेट कितना हो, कोर्स एग्रीगेट कितना हो, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 30 मेगापास्कल को एक्सीड कर सकें। सो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने मीन सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अज्यूमिंग द 5% ऑफ रिजल्ट्स आर अलाउड टू फॉल बिलो द स्पेसिफिक डिज़ाइन स्ट्रेंथ। हमने जो 5% कंसीडर किया कि स्पेसिफाइड डिज़ाइन स्ट्रेंथ में हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी जो मीन स्ट्रेंथ आएगी वो टोटल मीन स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू मिनिमम स्ट्रेंथ हमें डिज़ाइन 30 मेगापास्कल की चाहिए प्लस K इंटू एस। के आपका जो है वो परसेंटेज रेशो है जिसको हम 1.64 कंसीडर करते हैं, और 4 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये आपका फार्मूला है 30 प्लस 1.65, 30 जो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और 1.64 इज द के जो कि आपका एक मीन 5% जो हम रिजल्ट का कंसीडर कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 मिला हुआ है। तो टोटल हमें जो मीन स्ट्रेंथ चाहिए वो 36.5 मेगापास्कल की हम टारगेटेड स्ट्रेंथ रखते हैं, जिससे हमारी जो मिक्स बनेगा एट द एंड उसकी रिजल्ट जो है वो 30 मेगापास्कल से ज्यादा ही होगी। सो उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम वाटर सीमेंट रेशो डिजाइन करते हैं। वाटर सीमेंट रेशो के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है और ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया है। इन दोनों क्राइटेरिया से हम वाटर सीमेंट रेशो को चूज करते हैं और डिसाइड करते हैं। आगे मजीद हम देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो हम किस तरह से फाइनल करते हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड है, 36.5 मेगापास्कल। ये हमारे पास स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का टेबल गिवन है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर सीमेंट रेशो एंड द एवरेज कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू ACI 211.1.91। तो ये हमारे पास कंडीशन है, अगर एवरेज स्ट्रेंथ हमें 28 डेज के ऊपर 45 मेगापास्कल चाहिए, 40 चाहिए, 35 चाहिए, 30 मेगापास्कल जितनी भी आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, अगर इफेक्टिव वाटर सीमेंट रेशियो बाय मास
एयर इंट्रेंड कंक्रीट है तो आपके वाटर सीमेंट रेशोज गिवन है, और नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट है तो वाटर सीमेंट रेशोज गिवन है। हमें 36.5 का चाहिए, यानी कि 35 और 40 के दरमियान आपका वाटर सीमेंट रेशो 0.43 से लेकर 0.48 के दरमियान हम कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेंगे। तो हम इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं कि हमने क्या वैल्यू चूज करनी है, उसको हम आगे देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं वो क्या कहता है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बाद हमारे पास ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर कंडीशंस क्या हैं। एक्सपोज टू फ्रेश वाटर है कंक्रीट, एक्सपोज टू ब्रैकिश और सी वाटर है कंक्रीट, एक्सपोज टू फ्रीजिंग एंड थाइंग है। उसके बाद फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन फॉर इनफोर्स कंक्रीट। तो पॉइंट वाटर सीमेंट रेशो आपको आगे नॉर्मल एग्रीगेट डेंसिटी के लिए गिवन है मैक्सिमम, और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो भी आपके लो डेंसिटी एग्रीगेट के लिए गिवन है। यानी 0 पॉइंट, ये हमारे पास लो एग्रीगेट डेंसिटी स्ट्रेंथ है, सॉरी 25 मेगापास्कल के आप 0.5 भी यूज कर सकते हैं, 30 के लिए आप 0.45 भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशो गिवन है एज पर ACI 318/89 के कोड के हिसाब से। इनमें से भी हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। अब इस स्टेप के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया कि हम जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं वहां पे हमें कम से कम 50 मिलीमीटर का स्लंप चाहिए, वर्केबिलिटी चाहिए, और मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज हमारा प्री स्ट्रेसिंग को छोड़ के नॉन प्री स्ट्रेस RC मेंबर्स के लिए हम 20 मिलीमीटर चूज करते हैं। और कंक्रीट जो है वो नॉर्मल वेदरिंग एजेंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं, कोई फ्रीजिंग थाइंग एक्शन नहीं है, वहां पे एयर एंट्रेनमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे हम नॉन एयर एंट्रेनमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमने अज्यूम की कि 50 मिलीमीटर का स्लंप है। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम नॉर्मली रीइंफोर्स मेंबर के लिए 20 मिलीमीटर चूज करते हैं, और कंक्रीट जो है वो नॉन एयर एंट्रेंड है। ये 3 पैरामीटर हमारे पास आ गए। उसके बाद हम टेबल्स में से इसकी वैल्यू जो है वाटर सीमेंट रेशो की चूज करते हैं। अब ये हमारे पास टेबल अवेलेबल है। अगर हम नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट की बात करते हैं और एयर इंट्रेंड कंक्रीट की बात करते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्केबिलिटी और एयर कंटेंट के कॉलम में आप देखें आपको स्लम की वैल्यूज गिवन है। तो नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट हमारे पास अवेलेबल थी। स्लम की वैल्यू हमारी 30 से लेके 50 मिलीमीटर, या 50 से लेके 100 मिलीमीटर, या 100 से 150 से लेके 180 मिलीमीटर अलग अलग मेंशनड है। हमारे पास 30 से 50 मिलीमीटर की, हमें 50 मिलीमीटर की वर्केबिलिटी चाहिए थी स्लम की वैल्यू। और मैक्सिमम ऊपर आप देखें मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट की साइजेस गिवन है 10 मिलीमीटर, 12.5, 20 मिलीमीटर, 25, 40, 50, 70 एंड 150 मिलीमीटर्स। तो आपके पास मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना था 20 मिलीमीटर का, और स्लम था 30 to 50 मिलीमीटर का। तो वहां पे आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल रही है 185 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर कंटेंट हमने यहां से चूज कर लिया 185 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी टेबल में से हमने मिक्सिंग वाटर चूज किया 185 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेट एयर इंट्रेंड, उसी कॉलम में आप नीचे देखें 2% एयर इंट्रेंड मिली हुई है। और रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, जो प्रीवियस टेबल हमने डिसाइड किया था वहां पे अगर आप वाटर सीमेंट रेशो चूज करें तो आपका वाटर सीमेंट रेशो जो है वो 0.43 से लेके 0.48 के दरमियान वेरी कर रहा था। स्ट्रेंथ हमारी 36.5 मेगापास्कल थी, 35 के लिए 0.48 वाटर सीमेंट रेशो था। हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया, या आप उसमें उसके दरमियान जो है इंटरपोलेशन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट हमारा हो जाता है वाटर सीमेंट रेशो। वाटर का कंटेंट है आपके पास 185 का, और आप वाटर सीमेंट रेशो, वाटर ओवर सीमेंट रेशो विल बी इक्वल टू 0.447 फार्मूला यूज करते हो, तो आपका सीमेंट जो है वो हो जाता है वाटर ओवर वाटर सीमेंट रेशो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है सीमेंट कंटेंट की 394 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद अगेन हमने क्वेश्चन से डेटा चूज किया कि बल्क वॉल्यूम कितना होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का। तो हमारे पास मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट की साइज 20 मिलीमीटर थी। फाइननेस मॉडुलस हमारा 2.8 था जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फाइन ड्राई रॉडेड डेंसिटी जो है वो हमने अज्यूम करनी है, या हमें फाइंड द ड्राई रॉडेड बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, सॉरी हमने बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइंड करना है। ये दो पैरामीटर्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन से गिवन है। इन पैरामीटर्स को कंसीडर करके हमने टेबल से वैल्यूज को चूज करना है। अब इस टेबल में आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नजर आ रही है जो कि वर्टिकल कॉलम में है, और हॉरिजॉन्टली आप देखो तो फाइननेस मॉडुलस नजर आ रहा है 2.4, 2.6, 2.8 एंड 3। और यहाँ पे आप नीचे आए तो आपके पास 10 मिलीमीटर, 12.5, 20 मिलीमीटर, 25, 40, 50, 70 एंड 150 मिलीमीटर के अंदर आपके एग्रीगेट की साइजेस अवेलेबल है। हमारे पास मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट की साइज थी 20 मिलीमीटर, और हमारे पास जो फाइननेस मॉडुलस ऑफ 2.8 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेशो जो आपको मिल रहा है बल्क वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टोटल वो 0.62 मिल रहा है। तो ये हमने 0.62 जो है वो रेशो बाहर निकाल लिया, चूज किया इसको।
So the rotted bulk volume of coarse aggregate is 0.62 per unit volume of concrete. ये हमें 62 जो है वो रेशो मिला 0.62 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट. अब आप पीछे अगर क्वेश्चन के अंदर जाएं तो आपको वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट वहां पे रॉडेड वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिला हुआ था. इसको आप 1600 को 0.62 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपके पास आ जाता है 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो थर्ड पैरामीटर पे आ गया. पहले हमने वाटर निकाला, उसके बाद हमने सीमेंट निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, टोटल कोर्स एग्रीगेट. कोर्स एग्रीगेट का हमारे पास जो टोटल वेट आया पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पर मीटर क्यूब वो आया 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसके बाद हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट निकालते हैं. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आपको नॉर्मली पता है कि नॉर्मली जो कंक्रीट की डेंसिटी है वो 2350 से लेके 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के दरमियान होती है. तो अब मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपके पास क्या था, 10 मिलीमीटर 12.5 20 आपके पास 20 था. नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट है तो यहाँ पे 20 के आगे आप वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, 2355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो हमने क्या किया कि डेंसिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट विल बी कंसीडर्ड एज 2355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये पैरामीटर हमने बाहर निकाल दिया 2355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हमारे पास टोटल आ गई फ्रेश डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. फ्रेश तो ये हमने बाहर निकाल दिया फ्रेश डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो कि 2355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू आ गई. उसके बाद हम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालते हैं. वेट ऑफ वाटर हमारे पास ऑलरेडी था 185 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वेट ऑफ सीमेंट हमारे पास था 394 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. टोटल वेट ऑफ कंक्रीट था 2355 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब जो तमाम मटेरियल्स हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे अगर 2355 में से, तो हमारे पास वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट आ जाएगा. यानी कि वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू टोटल डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2355 माइनस वाटर कंटेंट माइनस सीमेंट कंटेंट माइनस कोर्स एग्रीगेट कंटेंट. तो तीनों को हमने जब डिडक्ट किया तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बचा पीछे 784 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हमारा जो कंटेंट है वो फाइन एग्रीगेट का कंटेंट है. उसके बाद हमने एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकाला. हमारे पास सीमेंट है 394, वाटर है हमारे पास, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट है. तमाम रेशोज को हमने एब्सोल्यूट वॉल्यूम के लिए जो है वो डिवाइड कर दिया 3.15 से. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1. कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है और एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने 2% कंसीडर किया डिवाइड बाय 100. तो ये हमारे पास तमाम वॉल्यूम्स वगैरह हमने निकाले. जब एब्सोल्यूट वॉल्यूम तो 125 इंटू 10⁻³ 185 इंटू 10⁻³ 367 इंटू 10⁻³. तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट वॉल्यूम के अंदर आ गई. अब पीछे टेबल से आप देखो तो टोटल एब्सोल्यूट वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 697 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब. एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट जब हम निकालते हैं वो हमारे पास 303 आ गया इंटू 10⁻³. वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट अगर हम निकालें तो 303 इंटू 2.65 जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी थी. तो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट हमारे पास आ गया 803 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हमने एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स वगैरह निकाल के ओवरऑल जो है वो न्यू वाटर कंटेंट या न्यू फाइन एग्रीगेट कंटेंट हमने निकाल दिया. उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट आर. सीमेंट हमारे पास कितना था 394 किलोग्राम. उसके बाद फाइन एग्रीगेट हमारे पास आ गया, कोर्स एग्रीगेट और वाटर. ये पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई. अब हम प्रोपोर्शंस निकालते हैं. प्रोपोर्शंस हमारे रेशोज हो गए. कोर्स अपना कोर्स सीमेंट आ गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर. तो हमारे पास सीमेंट कितना था 394. उसके बाद फाइन एग्रीगेट 803, कोर्स एग्रीगेट 992 और वाटर 185. तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट सब्सटीट्यूशन आ गई. जब हम इसको 394 से तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो हमारा रेशो बन जाता है 1:2.04 2.52 0.47. So weight of materials for one bag mix will be equals to 50 kg cement, 102 kg fine aggregate, 126 kg coarse aggregate and 23.5 किलोग्राम वाटर. उसके बाद हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें मिली हुई थी कि हमें क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है फॉर द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एंड एसएसडी कंडीशन. तो हमारे पास सरफेस मॉइस्चर 2% फाइन एग्रीगेट के अंदर प्रेजेंट था, उसको हमने कंसीडर किया, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास जो वाटर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट आया फाइन एग्रीगेट के अंदर वो 16.06 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया. इसको हमने टोटल जो आपकी फाइन एग्रीगेट जो यूज़ करनी है साइट के ऊपर वो आपने 803 प्लस 16.06 यानी 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपने यूज़ करनी है. इसी तरह से आपके पास कोर्स एग्रीगेट का
पानी प्रेजेंट था कि 1% जो है वाटर एब्सॉर्ब कर जाएगा कोर्स एग्रीगेट, उस हिसाब से आपने इंटेंसिटी निकाली कि टोटल जो कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट आया वो 982 आया। इस हिसाब से आप दोबारा जो है वो इसको रिवाइज भी कर सकते हैं तमाम कंस्टिट्यूएंट्स को। ये आपके पास रिवाइज प्रोडक्ट्स आ गई कि आपने कोर्स एग्रीगेट का पानी वगैरह कम कर लिया, अब वो रिवाइज प्रोडक्ट्स आपके पास जनरेट हो गई। So finally, we have a quantities of materials to be used in field corrected for the free surface moisture and fine aggregate and absorption characteristics of coarse aggregate. सीमेंट जो आया वो 394 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइन एग्रीगेट 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट 982 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीम वाटर 179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तमाम हमारे पास वैल्यूज आ गई। फील्ड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज 2374 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो फिनिश्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हुआ, जिससे आपकी जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है वो 36.5 मेगापास्कल जो है वो अचीव होगी आपको। हमारे पास रोड नोट मेथड है, मेथड ऑफ मिक्स डिजाइनिंग, जो कि यूके की तरफ से सजेस्टेड है, यूके स्टैंडर्ड्स की तरफ से। इसका भी प्रोसीजर वही है। एवरेज कंपैरेटिव स्ट्रेंथ फॉर द मिक्स हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें मिनिमम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में हम वाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड करते हैं। थर्ड स्टेप में हम प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट्स फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द टेबल्स। 40 मिलीमीटर के एग्रीगेट की साइज है या 20 मिलीमीटर की है। फोर्थ स्टेप में हम एग्रीगेट्स अवेलेबल डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड ग्रेडिंग्स, कंबाइंड फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट्स सो एज टू प्रोड्यूस द वन स्टैंडर्ड ग्रेडिंग, कि आपके कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट को आप कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड ग्रेडिंग बनाते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर हम जो 5 के अंदर हम प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को डिटरमाइन करते हैं। 6 नंबर स्टेप के अंदर हम क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बाय द एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड यूजिंग द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट्स, हम कंसीडर करके स्टैंडर्ड मेथड्स के जरिए 1 मीटर क्यूब के लिए प्रोडक्ट्स निकालते हैं कि सीमेंट कितना होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट अमाउंट कितना होना चाहिए, पानी कितना हो। ये तमाम प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। So furthermore, this method do have some drawbacks also and cannot be used directly for the design of air and entrained air concrete के लिए आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के हवाले से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है इस मेथड के अंदर। डिज़ाइन टेबल्स रेफर टू मिक्सेस टू विच फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर द सेम शेप, कोई भी इसके लिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेपरेट नहीं है दोनों मटेरियल्स के लिए। उसके बाद in selecting aggregate cement ratio, only 3 shapes of aggregates and 4 gradings are recommended. Only 3 grades available हैं और 4 gradings available हैं coarse aggregate के लिए, तो इस वजह से जो है वो different shapes वगैरह के लिए। तो ये चंद drawbacks हैं रोड नोड मेथड के, जिसकी वजह से ये मेथड जो है वो हाईली यूज नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। So after that, third important method is DOE method, Department of Environment method, जो कि आप फ्लाई ऐश वगैरह कोई भी एडमिक्सचर वगैरह यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं। यानी इस मेथड के जरिए से आप फ्लाई ऐशेस या कोई अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। सो टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ हियर इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, select the water cement ratio and type of cement and the coarse aggregate, compare this ratio with the durability conditions। उसके बाद हम water cement ratio चूज करते हैं for required workability। उसके बाद कंपेयर करते हैं cement content and with the minimum cement content value and adopt the higher value। हम cement content वगैरह चूज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, डिफरेंट एडिशनल सीमेंटिंग मटेरियल वगैरह भी चूज करते हैं। उसके बाद हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमने कितना कंटेंट जो है वो ओवरऑल यूज करना है। सो आफ्टर दैट इन स्टेप नंबर 5 भी टोटल एग्रीगेट का कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 6 के अंदर हम फ्लाई ऐश का सब्सटीट्यूशन लेवल कितना है कोर्स एग्रीगेट की साइज के हिसाब से, फाइन एग्रीगेट और इन चीज़ों का कम्बिनेशन यूज करते हैं कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट का। सॉरी, दिस एफ इज नॉट फ्लाई ऐश, इज बेसिकली अ फाइन एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट का कम्युलेटिवली हम कंडीशंस चूज करते हैं। उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं फॉर द ट्रायल मिक्सचर्स। So finally, it is suggested to you guys that please inform your lab teacher, जो आपको लैब परफॉर्म करवा रहे हैं उनको आप इन्फॉर्म करें कि जो आपको DOE या ACI मेथड या रोड नोट मेथड के ज़रिए से जो है मिक्स प्रोपोर्शनिंग इन रियल लाइफ कराई जाए, जिसकी वजह से जो आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप चेक करें और कितना डिफरेंस आता है जो आपने एक टारगेटेड स्ट्रेंथ रखी है और जो आपकी लैब के अंदर आप परफॉर्म करते हैं। तो ये आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, आप अपने कंसर्न टीचर को कहिए काइंडली, तो जो है आपको परफॉर्म भी कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।